pollution related harmful effects and problems. डॉक्टर सूर्यकांत, बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझ लें कि क्या चुनौती आपको लगती है लोगों का ये समझना कि शायद अब टीबी का उतना खतरा नहीं है या हमें टीबी नहीं हो सकती, कितनी बड़ी बाधा बनता है और निमंत्रण देता है इसकी जटिलताओं में आने के लिए या फिर ये संक्रमण हो जाने के लिए? देखिए किरण जी, पहले तो डीडी न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि टीबी जैसे गंभीर विषय पर उन्होंने एक टोटल हेल्थ में सुबह सुबह प्रोग्राम रखा है जनता की जागरूकता के लिए। जी धन्यवाद आपका इसमें शामिल होने के लिए डॉक्टर सूर्यकांत जी। जी और दूसरी मैं बात बता दूं कि टीबी अभी भी दुनिया में हाई बर्डन कंट्री है इंडिया। भारत में जो टीबी के मरीज होते हैं लगभग 26% दुनिया के टीबी के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं। अगर अभी भी हालांकि टीबी के नए रोगी और टीबी की मृत्यु दर भारत में कम हुई है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसकी तारीफ भी की है हमारे देश की, लेकिन अभी भी दुनिया के 27% जो टीबी की मौत है वो हमारे भारत में होती है और 29% मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के मामले वो हमारे भारत में होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टीबी हमारी प्रमुख समस्या है। अब चुनौती हमारे सामने क्या है? पहली चुनौती है कि ये बीमारी खांसने से फैलती है और हमारे देश में खांसी को कोई ढंग से लेता ही नहीं है, इसलिए 2 हफ्ते से ज्यादा जिसको खांसी है उसको अपनी टीबी की जांच करानी चाहिए। जैसा डॉक्टर सौरभ ने कहा कि हमारे देश में टीबी की जांच फ्री है, इलाज फ्री है, साथ में इलाज के लिए 1000 रुपया न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी मिलता है। तो ये जानकारी समाज में जाने की जरूरत है कि 2 हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी है, बुखार आता है जो कि शाम को बढ़ जाता है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो गया है, ऐसे लोगों को हमें पास के किसी भी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क जांच की व्यवस्था है, उस जांच को कराना चाहिए। 2 बलगम की जांच यानी स्पुटम फॉर एएफबी और स्पुटम फॉर ट्रू नेट या सीबी नेट और एक चेस्ट का एक्सरे, ये जरूरी हो जाता है। और ये जो टीबी फैलती है ये सिर्फ और सिर्फ खांसने से फैलती है। एक बार जब कोई टीबी का मरीज खांसता है तो उससे 3000 से ज्यादा टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं और एक बैक्टीरिया ही काफी है टीबी करने के लिए। लेकिन हमारे देश में चुनौती क्या है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंटिव मेजर्स, ना तो हम कफ एटिकेट हमारे हैं, हमने कोविड के दौरान जरूर खांसी के आते समय या भीड़ में जाते समय हमने उसका इस्तेमाल किया मास्क का, लेकिन अब तो हम ना मास्क का इस्तेमाल करते हैं और ना किसी और प्रिवेंटिव मेजर्स का। हम खांसी आए तो हम कहते हैं कि ऐसे कम से कम हाथ तो रख लीजिए, ये कफ एटिकेट का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। और हमारे देश में कुपोषण एक सबसे बड़ी चुनौती है देश में। जब तक हम कुपोषण को एड्रेस नहीं कर लेते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम टीबी को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुपोषण के व्यक्ति को 10 गुना ज्यादा टीबी होने का खतरा है जी। इसी तरह कुछ इम्यूनो कंप्रोमाइज डिजीज है, इम्यूनिटी की बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज है, एड्स है या कैंसर है या और दूसरी बीमारियां हैं, जिसमें भी टीबी का खतरा होने का कई गुना बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासतौर पर इस सर्दी में देखते हैं कि हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब हो जाती है। तो वायु प्रदूषण के कारण भी हमारे फेफड़े कमजोर हो जाते हैं और उसमें टीबी पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह एक एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग, जब कोई बीड़ी सिगरेट पीता है तो उसका 30% धुआं उसके फेफड़े में जाता है, 70% धुआं अड़ोसी पड़ोसियों के फेफड़े में चला जाता है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और ये धूम्रपान भी करीब 2.5 गुना खतरा बढ़ा देता है टीबी होने का, जो कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा है। इसी तरह हमारे अंदर अगर तनाव है और अगर हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर कंजेशन बहुत है, वेंटिलेशन की समस्या है, जहां पर नमी बहुत है, सीलन बहुत है, तो ये सब कारक हैं जो हमारे टीबी होने के खतरे को बढ़ाता हूं। और किरण जी, आप स्वयं महिला हैं तो मैं एक बता दूं, लड़कियों के लिए विशेष खतरा है। ऐसी लड़कियां जिनकी कम उम्र पर शादी हो जाती है या जो जल्दी जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है, ज्यादा बच्चे हो रहे हैं और कम इंटरवल पे हो रहे हैं, जल्दी शादी हो जा रही है, जल्दी बच्चे हो रहे हैं, ऐसी लड़कियों की भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और इनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा हो जाता है। और वो माताएं बहनें जो अभी भी लकड़ी के चूल्हे से खाना बना रही हैं उनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। और एक चुनौती आखिर में कहूंगा कि रोगी इलाज जब बीच में छोड़ देता है तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि साधारण टीबी इससे जटिल टीबी में यानी एमडीआर टीबी में बदल जाती है। तो कृपया ऐसा ना करें, डॉक्टर की सलाह से इलाज लें और जब डॉक्टर कहे कि आप ठीक हो गए हैं, अब आप दवा बंद कर सकते हैं, तभी दवा को बंद करें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं जो हमारे देश में जब हम निपटेंगे इनसे तभी हम टीबी मुक्त भारत को बना। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, विस्तार से चुनौतियां आपने बता दी हैं, क्योंकि जो
समस्या है वहीं से समाधान भी मिलता है। तो जटिलताएं कौन सी हैं, चुनौतियां कौन सी हैं हमारे सामने, उन्हीं पर ही एक एक करके बात कर लेते हैं। डॉक्टर हेमा, जब बात आ रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसमें टीबी का खतरा अधिक हो जाता है, यानी टीबी के जो बैक्टीरिया हैं वो सक्रिय हो सकते हैं। बच्चों की बात करें, क्योंकि उस समय इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, कितनी संभावना रहती है, टीबी का खतरा कितना बड़ा है बच्चों के लिए, और कौन से प्रकार की टीबी बच्चों में आमतौर पर देखी जाती है? तो बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि उनमें इम्यूनिटी कम होती है, नेचुरली बच्चे अभी बड़े हो रहे होते हैं तो इम्यूनिटी कम डेवलप होती है, तो इसलिए बच्चों के अंदर और जैसी चीज़ें हैं, कुपोषण होना, तो इनकी वजह से बच्चों के अंदर अधिक खतरा रहता है। तो घर में जितने भी किसी को अगर और टीबी है या आस पड़ोस में टीबी है तो एक ज़्यादा रिस्क रहता है कि बच्चों के अंदर टीबी की बीमारी होने का। तो इसलिए हमें बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है। बच्चों के अंदर टीबी को डायग्नोज करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तो बच्चों के लक्षण बाकी सामान्य बीमारियों जैसे होते हैं, जैसे बुखार होना या खांसी होना, उसको हम कंफ्यूज कर देते हैं दूसरी बीमारियों के साथ। दूसरा, बच्चों में डायग्नोज करना टीबी एक बीमारी है, क्योंकि टीबी के जो कीटाणु होते हैं बच्चों में वो कम बाहर आ पाते हैं, जैसे पॉलीबैसिलरी डिजीज़ कहते हैं, और बच्चों के अंदर जो बलगम है वो हम नहीं मिल पाता। तो एक तो है कि बच्चों के अंदर लंग वाला टीबी जो है वो भी होता है, और दूसरे अन्य प्रकार के टीबी जो कि हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, वो भी पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों के अंदर दिमागी टीबी होता है। जब ये बच्चों के अंदर दिमागी टीबी होता है, और क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उसमें मोर्टालिटी यानी कि उसका जो है बच्चों के अंदर डेथ होना बहुत ज़्यादा इंसिडेंस रहता है। इसके अलावा और भी टीबी होता है, जैसे कि हम कहते हैं कि बच्चों के अंदर गांठें बन जाती हैं, गले के अंदर गांठ बन जाती है, या फिर कहीं और पेट के अंदर गांठें बन जाती हैं, तो जिसे हम लिम्फ नोड टीबी कहते हैं। तो ये 2-3 प्रकार की टीबी है जो बहुत कॉमनली पाई जाती है बच्चों के अंदर। और अगर बच्चों के अंदर लक्षण होते हैं कि बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को बुखार रह रहा है, बच्चे को खांसी है 2 हफ्ते से ज़्यादा, बच्चा जो है मदर को नहीं लगता कि बच्चा एक्टिव है, खेलता कूदता है या बाकी बच्चों की तरह रहता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाके इन बच्चों को दिखाना चाहिए। क्योंकि टीबी का सबसे मेन चीज़ है कि अगर जल्दी पकड़ में आ जाए और उसका इलाज हो जाए, तो ये हमें ध्यान रखना है बच्चों के अंदर। जैसे कि कहा, इम्यूनिटी की कमी है, तो स्पेशली वो बच्चे जो नवजात होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो जिनका नवजात बेबीज हैं, प्रीटर्म बेबीज या नॉर्मल बेबीज भी हैं, उनमें भी जिनकी माताओं को टीबी रहा है, उनमें हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि या तो हम उन्हें ऐसी दवाइयाँ दें कि जिनसे उनसे टीबी ना फैले, और अगर टीबी है तो उनका जल्दी डायग्नोज और इलाज करें। जी, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। कॉलर हैं बलवंत जी, हैं अल्मोड़ा से फ़ोन लाइन पर। बलवंत जी, बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर सूर्यकांत से ये पूछना चाहता हूँ, क्या टीबी से आंखों और दांतों में भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? जी डॉक्टर सौरभ, क्या आंखों और दांतों पर भी टीबी का प्रभाव हो सकता है, या ये वाले जो अंग है इनमें भी टीबी हो सकती है क्या? तो अगर देखा जाए तो शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें टीबी नहीं हो सकती है। ये बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए, सारे स्पेशलिस्ट और सारे पेशेंट्स के लिए। हमारे पास टीबी, आँखों में टीबी बहुत कॉमन होती है, इतना कॉमन नहीं जितना लंग्स में होती है। आँखों की टीबी, बोन टीबी, तो आप जो दांतों की टीबी बता रहे हैं वो जबड़ों की टीबी भी कॉमन होती है। जबड़ों में, स्पाइन में, कमर की हड्डी में, स्किन में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी औरतों में, कि जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, उसकी टीबी होती है। जो पेशाब की थैली होती है या किडनी होती है, उसकी टीबी होती है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि टीबी लंग्स को या फेफड़ों को प्राइमरीली अफेक्ट करती है, पर टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो जाती है। और आँख की टीबी तो काफ़ी हद तक बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि अगर इसका समय से इलाज ना किया जाए तो आँख की रोशनी जा सकती है। जी, और ये भी कहा जाता है कि हमारे देश में इनफर्टिलिटी या संतानहीनता का एक बड़ा कारण भी टीबी बताई जाती है। डॉक्टर सौरभ मित्तल, किस तरह से समझाना चाहेंगे पल्मोनरी या फेफड़ों की टीबी और जो दूसरे अंगों की टीबी होती है, क्या फ़र्क होता है? और आमतौर पर जब टीबी की बात आती है तो संक्रामक अगर देखा जाए तो फेफड़ों की टीबी ही संक्रामक हो सकती है, यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? तो अगर हम देखा जाए, सपोजिटली हम देखें, अगर टीबी के 100 मरीज़ हैं तो उनमें से 85% मरीज़ वो होते हैं जिनको फेफड़ों की टीबी होती है, और 15% मरीज़ वो होते हैं जिनमें फेफड़े से बाहर की टीबी होती है। ज़्यादातर मरीज़ों में टीबी स्टार्ट फेफड़ों से ही होती है और वो दूसरे अंगों तक पहुंच जाती है। जो कॉमन एरियाज़ है जहाँ जहाँ टीबी होती है, वो गांठें हैं, गले में हो, छाती में हो या पेट में हो।
पेशाब की थैली, बच्चेदानी की टीबी, किडनी की टीबी, बोन टीबी, स्किन टीबी, आई टीबी, ब्रेन टीबी, ये बहुत कॉमन है। और अगर आप देखा जाए, क्योंकि हम 100 मरीजों की बात कर रहे हैं तो 15 लगता है, बट जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो ये एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के मरीज होते हैं। जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके लक्षण बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे अगर हम जनरली बात करें कि टीबी के क्या लक्षण हैं, तो हम कहते हैं बुखार आना, खांसी, बलगम, वज़न कम होना, भूख कम लगना, रात को पसीने आना। पर जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसमें ये सारे लक्षण बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। उसमें क्या होता है, मान लिया आपको आँख की टीबी है तो आपको आँख से देखने में प्रॉब्लम होगी, आपको दिमाग की टीबी है तो आपको सर में दर्द चालू हो जाएगा या दौरे आने लगेंगे, आपको रीढ़ की हड्डी की टीबी है तो उसमें रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, रात को ज़्यादा होगा, आपको पेशाब में खून आने लगेगा या पेशाब में पस आने लगेगा, या जैसे बच्चेदानी की टीबी बहुत औरतों में होती है तो उसमें महीने की परेशानी हो जाती है, माहवारी ठीक से नहीं होती या बच्चा नहीं होता। तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके लक्षण काफ़ी अलग होते हैं एज कम्पेयर टू जो लंग्स की टीबी होती है। तो अगर आपके पास ऐसे लक्षण हैं जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के हैं तो आपको उस विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, और वो आपकी टीबी की जांच करते हैं कि भाई उनको लगता है कि इनफर्टिलिटी का कारण या सर दर्द का कारण टीबी हो सकता है, तो वो सीटी स्कैन कराएंगे या MRI कराएंगे, आपका फ्लूइड टेस्ट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि टीबी है या नहीं है। और जो लंग्स की टीबी होती है वो फैलती है, जैसे सपोजली मेरे को टीबी है, मैं खांसूंगा तो वो हवा में कीटाणु आएंगे और वो दूसरे लोगों के साथ सांस में अंदर जाएंगे। पर जो स्किन की टीबी है या ब्रेन की टीबी है वो यूजुअली संक्रामक नहीं होती, यानी एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलती है। जी, और इसीलिए जो पल्मोनरी टीबी है या फेफड़ों की टीबी है उसे लेकर अधिक